गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी ट्रेनिंग प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर सीएम योगी ने विपक्ष पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी में एक कार्यकर्ता भी सीएम पीएम बन सकता है, लेकिन विपक्षी दल सिर्फ परिवारवाद को बढ़ावा देते हैं। बीजेपी ने महिलाओं का सम्मान किया, 3 तलाक को खत्म किया। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। गोरखपुर में सीएम योगी ने बीजेपी जिला प्रशिक्षण वर्ग कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आज एक कार्यकर्ता भी सीएम और पीएम बन सकता है। ऐसा सिर्फ बीजेपी में संभव है, जबकि विपक्षी पार्टियों में परिवारवाद है। परिवारवाद से ऊपर उठ करके, क्षेत्रवाद से ऊपर उठ करके अकेले भारतीय जनता पार्टी, जिसमें एक बूथ का अध्यक्ष भी एक समय भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश और देश का अध्यक्ष भी बन सकता है और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री भी बन सकता है। ये केवल भारतीय जनता पार्टी में संभव है, क्योंकि यहां पे परिवार नहीं बल्कि पार्टी और कार्यकर्ता मायने रखता है। लोकतंत्र, आंतरिक लोकतंत्र उतना ही मजबूत है। सीएम योगी ने कहा कि बीजेपी में महिलाओं का सम्मान सबसे ज्यादा है। केंद्र सरकार ने 3 तलाक को खत्म किया। नारी गरिमा की रक्षा कैसे होनी है? 3 तलाक को प्रथा पर एक तरफ रोक लगती है और दूसरी ओर नारी शक्ति बंधन अधिनियम के माध्यम से संसद और विधानसभाओं में उन्हें 1/3 सीटों पर अतिरिक्त रिजर्वेशन की व्यवस्था करने का, आरक्षण की व्यवस्था करने का प्रावधान भी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। राम मंदिर पर सीएम योगी ने कहा कि करीब 500 साल के संघर्ष के बाद अयोध्या में दिव्य और भव्य राम मंदिर बना, लेकिन विपक्ष ने इसे लेकर कई बार अड़ंगा लगाया। और याद करिए, जब भारतीय जनता पार्टी ने 1986 में और उसके उपरांत यह तय किया था कि देश के अंदर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की स्थापना के लिए अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण को हम अपना समर्थन देते हैं। आप देखिए ना, आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार, डबल इंजन की सरकार बनी, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो गया। राम मंदिर का निर्माण। गोरखनाथ मंदिर में पूजा पाठ करने के बाद जब सीएम योगी परिसर का भ्रमण कर रहे थे, इस दौरान बड़ी संख्या में लोग वहां थे। 2 परिजन अपने छोटे बच्चों को लेकर मंदिर में मौजूद थे। सीएम योगी ने दोनों बच्चों का अन्नप्राशन कराया और उन्हें खिलौने और चॉकलेट भी दिए। इससे पहले गोरखपुर में सीएम योगी ने जनता दर्शन किया, लोगों की शिकायतें सुनी और अधिकारियों को फौरन कार्रवाई के निर्देश भी दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। राहुल गांधी ने नीट पेपर लीक को लेकर अपने वीडियो संदेश के जरिए सरकार पर बड़ा हमला बोला है। राहुल ने कहा कि 22 लाख बच्चों के साथ धोखा हुआ है, लेकिन पीएम एक शब्द भी नहीं बोल रहे हैं। वहीं बीजेपी ने पलटवार कर कहा है कि राहुल सिर्फ राजनीति करते हैं। सीबीआई जांच कर रही है, दोषियों की गिरफ्तारी हो रही है। वहीं केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने भी पेपर लीक पर सवाल उठाए हैं। अगर आप आरएसएस के हैं तो आप वाइस चांसलर बन सकते हैं। अगर आपकी विचारधारा आरएसएस की नहीं है, आप वाइस चांसलर नहीं बन सकते हैं। यही है कारण कि इस देश में 80 बार पेपर लीक हुआ है और 2 करोड़ युवाओं का भविष्य बर्बाद हुआ है। प्रधानमंत्री को इमीडिएट ऑर्डर देना चाहिए कि धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा दें, उनको सैक किया जाए और जो गिल्टी लोग हैं उनको पकड़ के जेल में डाला जाए। राहुल गांधी जी शायद अपना समय भूल गए। जब उनकी सरकार राजस्थान में थी, 10 पेपर लीक हुए थे और एक बार भी कभी उन्होंने चूं नहीं करी अशोक गहलोत को लेकर, कभी अशोक गहलोत का इस्तीफा नहीं मांगा। 10 पेपर लीक हुए वहां पर, 10 बार पेपर लीक हुए। परंतु राजनीति करते हैं। सरकार ने ऑलरेडी सीबीआई जांच बिठा दी। ऑलरेडी जो लोग दोषी थे उनकी गिरफ्तारी होनी शुरू हो गई है और सरकार आगे ये ना हो उसके लिए चिंता कर रही है। राहुल गांधी जी ने मतलब धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा देना चाहिए इसलिए मांग भी की है। तो ये तो राजनीति का एक अभाव है। राहुल गांधी ने ऐसा न होने के लिए सरकार ने क्या करना चाहिए, इसके सुझाव देने का अधिकार है। अपोजिशन लीडर उनको है। लोकतंत्र में हर एक का सुझाव लेकर हम आगे चलते हैं।
तो जो हुआ ये अच्छी बात नहीं है। इसके लिए जरूर हमारी कोशिश ये है कि वह ऐसा दोबारा ना हो। बीजेपी आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों में कमर कस चुकी है। बीजेपी ने इसके लिए चौतरफा चुनावी घेरा तैयार किया है। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद विभागों का बंटवारा जल्द होगा। पूरे प्रदेश में एक साथ ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसमें कार्यकर्ताओं को विपक्ष को घेरने की ट्रेनिंग दी जा रही है। रिपोर्ट देखिए। 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने नई रणनीति के साथ कार्यकर्ताओं के लिए स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम तैयार किया है। पूरे प्रदेश में बूथ सशक्तिकरण अभियान चलाया जा रहा है, जिससे विपक्ष को बूथ पर ही चित किया जा सके। प्रदेश संगठन की मजबूत टीम के ऐलान पर मंथन जारी है। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद विभागों का आवंटन जल्द करने की तैयारी है। प्रदेश संगठन की टीम का ऐलान जल्द होना है। बीजेपी अपने चुनावी अभियानों में जुट गई है। ट्रेनिंग अभियान पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। रविवार को सीएम योगी गोरखपुर में शामिल हुए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, महामंत्री संगठन धर्मपाल, दोनों डिप्टी सीएम और सरकार के सभी मंत्री कार्यक्रम कर रहे हैं। प्रदेश पदाधिकारी ट्रेनिंग अभियानों के जिले में दौरे कर रहे हैं। ट्रेनिंग प्रोग्राम में कार्यकर्ताओं को विपक्ष को चित करने के गुर सिखाए जा रहे हैं। नए तरीकों से लैस करके जनता तक कैसे पहुंचना है, कैसे बूथ पर अपने मतदाता आए और वोट डालें, इसका प्रशिक्षण करते रहते हैं। कैसे उन्हें बात करनी है, कैसे उन्हें आचरण व्यवहार रखना है, इन सब चीजों का प्रशिक्षण होता रहता है। धीरे धीरे नए कार्यकर्ता भी जुड़ते रहते हैं, उनको भी पुराने कार्यकर्ताओं के साथ हम प्रशिक्षण देते हैं। हमारा प्रशिक्षण वर्ग लगातार चलता रहता है। बीजेपी प्रदेश संगठन की मजबूत टीम तैयार की जा रही है। प्रदेश टीम में सालों से जमकर बैठे प्रदेश पदाधिकारी हटाए जाएंगे। बीजेपी की रणनीति 80% नए चेहरे को प्रदेश टीम में मौका दिया जाए। क्षेत्रीय टीम में सभी क्षेत्रीय अध्यक्षों को हटाने की तैयारी है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से संगठन लगा हुआ है, प्रशिक्षण का कार्यक्रम लगातार इनका चल रहा है, वहीं पर नई टीम को लाने के लिए कवायद शुरू हो गई है, जो इसी सप्ताह शायद आ जाए। दूसरी तरफ मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है, विभागों का बंटवारा हो रहा है, तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि 24 आवर्स के काम में भारतीय जनता पार्टी लगी है। बीजेपी ने जो प्रदेश टीम की सूची तैयार की है, उसमें जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों पर जोर दिया गया है। सभी जातियों को मंत्रिमंडल में सेट किया है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जल्द ही अपनी प्रदेश संगठन की टीम का भी ऐलान करने वाली है। इसमें बीजेपी जातीय और क्षेत्रीय समीकरण का खास ध्यान रखेगी। लगभग 80% से ज्यादा चेहरों को संगठन से बाहर करेगी, प्रदेश टीम से बाहर करेगी, नए चेहरों को मौका देगी और सभी क्षेत्रीय अध्यक्षों को हटाने की भी तैयारी की है। कैमरामैन गोपी गिरी के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज 18 लखनऊ। लखनऊ में सीएम योगी अनुदेशक सम्मान समारोह कार्यक्रम में शामिल हुए। अनुदेशकों को बढ़े हुए मानदेय के चेक बांटे गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर 24,717 अनुदेशकों के मानदेय में बढ़ोतरी हुई है। सीएम योगी ने पिछली सरकारों पर निशाना साधा, कहा कि पहले ना नीति थी और ना नियत। आपको रिपोर्ट में दिखाएंगे। हम मानते हैं कि जब राजनीतिक नेतृत्व ही भ्रष्ट हो और निर्णय का शिकार हो, स्वयं दिग्भ्रमित हो, तो अपने असफलता का दोषारोपण शिक्षकों पर, अनुदेशकों पर या अन्य कार्मिकों पर नहीं थोपा जाना चाहिए। यही होता था जब बेसिक शिक्षा बंजर जैसी स्थिति में थी, तो बंदी के कगार पर थी, अव्यवस्था का सा वातावरण था। 2017 में मेरे पास बहुत सारे प्रस्ताव ऐसे आए थे जो पहले से लंबित भी थे कि साथ 100 से कम बच्चे हो गए हैं, अनुदेशकों की सेवाएं समाप्त कर दी जाए। हमने कहा भाई आप ये प्रस्ताव लेके आए हैं तो पहले आप ये बताइए कि आपकी सेवा का हम क्या करेंगे। भाई सरकार की कोई पॉलिसी नहीं थी उस समय तक, न नियत साफ थी न कोई नीति थी। कैसे बेसिक शिक्षा परिषद का उद्धार होता है। और तब हम लोगों ने स्कूल चलो अभियान प्रारंभ किया था।
समाजवादी पार्टी आरक्षण को 2027 के चुनावों के लिए बड़ा मुद्दा बनाना चाहती है। आरक्षण के मुद्दे पर अखिलेश यादव लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते जा रहे हैं। 20 मई से शुरू होकर अखिलेश की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे पहले अखिलेश आरओ की परीक्षा पर फोकस करेंगे। समाजवादी पार्टी की 2027 के चुनाव को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर सकते हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अखिलेश यादव 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए युवाओं को टारगेट करने का प्लान बना रहे हैं। अखिलेश ने फैसला किया है कि पिछले 10 सालों में होने वाली भर्तियों को लेकर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और सरकार की नाकामियों को सामने लाएंगे। अखिलेश ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं जिससे ये संदेश जाए कि सरकार नौकरियां देने में असफल रही है। आरक्षण से संविधान भी जुड़ता है, बाबा साहब अम्बेडकर भी जुड़ते हैं, तो अखिलेश यादव के एजेंडे में इसलिए आरक्षण सबसे बड़ा मुद्दा है। और बीजेपी पे इसीलिए लगातार सपा आरोप लगाती है कि बीजेपी आरक्षण को खत्म करने की साजिश रच रही है। अब इसके कई आयामों के साथ वो हमला करते हैं और उनकी ताजा मुहिम भी इसी का विस्तार है। एसपी चाहती है कि पीडीए के नारे के साथ इस बात पर फोकस रहे कि सरकार ने लोगों के आरक्षण पर डाका डाला है। 20 मई से शुरू हो रही प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे पहले अखिलेश यादव आरओ की परीक्षा पर फोकस करेंगे। समाजवादियों के रहते जो है किसी का आरक्षण ना हम लोग कम होने देंगे, ना किसी का आरक्षण लोग मरने देंगे। उसी के तहत जो है सबको लोगों को हम समझते हैं कि पीडीए वर्ग को जागरूक करने के लिए लगातार जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चुनाव तक क्या, चुनाव के आगे भी जो केंद्र सरकार से जो आरक्षण लोगों का मारा जा रहा है, लगातार इसी तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लोगों के बीच में बताने का काम करेंगे। 2027 के चुनाव को एसपी हर हाल में जीतना चाहती है। इस बार आरक्षण और नौकरी का मुद्दा उठाकर एसपी युवाओं को फोकस कर रही है। जो लोग नौकरियां चाहते हैं और उनके रिजर्वेशन पर बात करके क्या उसका पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश अखिलेश यादव करना चाह रहे हैं। हालांकि इन सब सवालों का जवाब चुनाव देगा, लेकिन प्रथम दृष्टया यही प्रतीत होता है कि इन तमाम चीज़ों के माध्यम से समाजवादी पार्टी वोट बैंक को अपनी तरफ खींचना चाह रही है। कैमरा पर्सन मनोज शाही के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ। आजम खान काफी वक्त से जेल में बंद है। उन्हें रिहा करवाने के लिए अब समाजवादी पार्टी ने मोर्चा संभाल लिया है। दिल्ली के जंतर मंतर पर आजम और उनके बेटे अब्दुल्ला को रिहा करने के लिए सपा नेताओं ने प्रदर्शन किया है। एसपी की मांग है कि एसआईटी गठित कर सभी केस की एक ही साथ जांच हो। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर आजम खान और उनके बेटे को रिहा करने के लिए समाजवादी पार्टी के नेताओं ने धरना प्रदर्शन किया। एसपी के राष्ट्रीय सचिव मोहम्मद अरशद खान के नेतृत्व में ये धरना हुआ। इस दौरान आजम खान और उनके बेटे को जेल से रिहा करने की मांग की गई। साथ ही एसआईटी का गठन कर सभी केस की एक साथ जांच की मांग की। जनाब मोहम्मद आजम खान, अब्दुल्ला आजम खान साहब, उनके परिवार को इंसाफ दें, जेल से रिहा कराएं और झूठे मुकदमे, सभी झूठे मुकदमे हैं, वापस लिए जाएं। हमारी मांग है कि सुप्रीम कोर्ट के जज की क़यादत में एक एसआईटी का गठन हो और 3-4 महीने उसको टाइम दे दिया जाए ताकि सारे मुकदमों की एक साथ जांच हो जाए। राष्ट्रपति, सीजेआई और प्रधानमंत्री के नाम पर ज्ञापन सौंपे गए और उनसे इस मामले में हस्तक्षेप की मांग की गई। आजम खान ने सत्ता के रसूख में किस प्रकार से अन्याय, अत्याचार और पापाचार किया है, ये किसी से छुपा नहीं है और जैसा उन्होंने बोया है आज वैसा ही काट रहे हैं। इसलिए दर्द नहीं होना चाहिए, लेकिन समाजवादी पार्टी इस अन्याय, अत्याचार के विरुद्ध लड़ने की बजाय आज फिर अनाचारी, पापाचारी, दुराचारियों के साथ खड़ी है और इसीलिए आजम खान का बचाव कर रही है। एसपी नेताओं का दावा है कि आजम खान और उनके परिवार पर लगाए गए लगभग 350 केस फर्जी और बेबुनियाद हैं। रामपुर की स्पेशल कोर्ट ने आजम खान को 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान रामपुर के तत्कालीन डीएम के खिलाफ अभद्र और आपत्तिजनक टिप्पणी करने का दोषी पाया है, जिसमें आजम खान को 2 साल के कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा साल 2023 में आजम खान, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में भी 7 साल की सजा हो चुकी है। इसी सजा की वजह से आजम खान की विधायकी भी चली गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
धार की भोजशाला में कोर्ट के आदेश के बाद परिसर में वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ शुद्धिकरण कार्यक्रम किया गया। दशकों के बाद मंदिर में सरस्वती देवी की प्रतिमा स्थापित की गई। वहीं कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने पूजा पाठ पर सवाल उठाए हैं, जिसे बीजेपी ने कांग्रेस की तुष्टीकरण वाली सोच बता दिया। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। धार की भोजशाला में भक्तों का उत्साह चरम पर है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद हिंदू पक्ष में खुशी का माहौल है। पूजा पाठ के बाद भोजशाला परिसर में वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ शुद्धिकरण किया गया। दशकों बाद मंदिर में मां सरस्वती की प्रतिमा स्थापित की गई, जिसे लेकर भक्तों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। पूरे परिसर में देवी देवताओं के जयकारे गूंजते रहे। सेवी अनुष्ठान आरंभ हो चुका है, गौशाला का शुद्धिकरण हो रहा है और जैसे मंत्रों का गुंजायमान राजा भोज के शासनकाल में यहाँ पर हुआ करता था, वैसा ही आज 750 साल के संघर्ष के पश्चात गौशाला में पुनः इस मंत्रों की गूंज सुनाई दे रही है। आज शुद्धिकरण के बाद मां की स्थापना होगी। यहाँ पर जो अखंड मैयर से लाएगी थी उसको यहाँ पर स्थापित की गई है। केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर का कहना है कि भोजशाला को विकसित किया जाएगा। लंदन में रखी प्रतिमा वापस लाई जाएगी। वो अब इसको और अच्छी तर्ज पे इसको विकसित किया जाएगा, ताकि दूर दूर से लोग, देश प्रदेश से लोग आए और यहाँ दर्शन करें और उसका ज्ञान प्राप्त करें देवी का, और आगे अपने जितने भी यहाँ धार के जो राजा भोज है उसकी जो आने वाली पीढ़ी को हमेशा यादगार रहेगा कि नहीं, जो आने वाली जो पीढ़ी है उनको रहेगा कि राजा भोज ने एक ज्ञान देवी का एक मंदिर बनाया, और जो लंदन में मूर्ति है उसको भी लाने का प्रयास रहेगा कि ताकि जल्दी से जल्दी मूर्ति आए और यहाँ स्थापित हो। वहीं कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का कहना है कि ये जगह ASI के जरिए प्रोटेक्टेड है, इसलिए यहाँ पूजा पाठ नहीं होनी चाहिए। ASI का प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के किसी भी मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा, इसके अंदर चर्च, इसमें पूजा का कोई प्रावधान कानूनन तौर पे नहीं है। वहीं बीजेपी ने दिग्विजय के बयान पर पलटवार कर कहा कि उन्हें तुष्टीकरण के अलावा कुछ और नहीं सूझता। दिग्विजय सिंह की पार्टी हिंदू टेरर बोले, राम मंदिर को लटकाए अटकाए भटकाए, राम जी को काल्पनिक बोले, हिंदू आस्था को गाली दे, सनातन को समाप्त करने की बात करे, मुस्लिम आरक्षण बोले, मुस्लिम फर्स्ट राइट दे देंगे ये बोले, कांग्रेस मीन्स मुस्लिम्स बोले। ये हिंदू मुस्लिम नहीं है। कांग्रेस तो मुस्लिम मुस्लिम करती है, और अगर कोई कोर्ट जाता है और कोर्ट से अधिकार पाता है ये हिंदू मुस्लिम, तो क्या कोर्ट हिंदू मुस्लिम कर रही है? भोजशाला में पूजा पाठ शुरू होने को श्रद्धालुओं ने इसे ऐतिहासिक और भावुक पल बताया। सुरक्षा के बीच धार्मिक अनुष्ठान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। बड़ी संख्या में लोग दर्शन के लिए पहुंचे। हिंदू धर्म के लोग, हिंदू पक्ष के लोग यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो इस वाग्देवी मंदिर के प्रांगण में हवन कुंड है, वहाँ पर इस पूरे हवन कुंड में और अग्नि प्रवाहित जहाँ पर हो रही है वहाँ पर पूरा हवन यहाँ पर किया जा रहा है, शुद्धिकरण किया जा रहा है। ये शुद्धिकरण जिसको लेकर कई सालों से लोग इंतजार कर रहे थे, और इस शुद्धिकरण के जरिए ये पूरा प्रांगण जो आप देख रहे हैं यहाँ पर वाग्देवी मंदिर का, जिसे कोर्ट ने माना है कि ये वाग्देवी का मंदिर है, और आज यहाँ पर भगवा ध्वज लहरा रहा है। यूपी को अब जल्द ही एक और हाईटेक एक्सप्रेसवे मिलने वाला है। कानपुर और लखनऊ के बीच में तैयार हुआ नया एक्सप्रेसवे अब उद्घाटन की अंतिम तैयारियों में है। पीएम मोदी 24 मई को इसका लोकार्पण कर सकते हैं। उन्नाव प्रशासन और NHAI ने समारोह स्थल को लेकर तैयारियां भी तेज कर दी हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
लखनऊ के लिए ये बना कानपुर लखनऊ एक्सप्रेस वे लगभग 63 किलोमीटर लंबा है। और यहाँ पर अगर हम कनेक्टिविटी की बात करें तो जो कानपुर से लोग आते हैं वो सीधे उन्नाव और लखनऊ के लिए जा सकते हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ पे जो इंस्पेक्शन के लिए गाड़ियाँ हैं वो यहाँ पर अभी रफ्तार भर रही हैं और जगह जगह पर चल रही हैं। इस पूरे एक्सप्रेसवे में 11 वाहन अंडरपास, हल्के वाहनों के लिए 13 अंडरपास और 11 पैदल अंडरपास, 9.59 किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर, एक रेलवे ओवरब्रिज और 4 प्रमुख पुल बनाए गए हैं। यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है। 63 PT जेड कैमरे, 21 इंटरचेंज कैमरे और 16 वीडियो इंसिडेंट डिटेक्शन सिस्टम भी शामिल किए गए हैं। निगरानी के लिए 2 कंट्रोल रूम भी बनाए गए हैं। एक्सप्रेसवे की खूबियों की बात करें तो यहाँ पर जो यात्रियों की सुरक्षा की दृष्टि से वीडियो डिटेक्शन कैमरे जगह जगह पर लगाए गए हैं कि कोई हादसा होता है तो तुरंत जो पीड़ित है उसको मदद मिल सके। अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो 6 लेन के ये एक्सप्रेसवे है, यहाँ पर अगर पहली लेन की बात करें तो 100, दूसरी लेन की बात करें तो 100 और तीसरी लेन की बात करें तो 120 की रफ्तार से वाहन फर्राटा भर सकते हैं। एक्सप्रेसवे शुरू होने के बाद में कानपुर से लखनऊ के बीच सफर का समय घटकर लगभग 45 मिनट रह जाएगा। इससे रोजाना आने जाने वाले लाखों यात्रियों को राहत मिलेगी। वहीं दोनों शहरों के बीच में व्यापार, निवेश और औद्योगिक गतिविधियों को नई रफ्तार भी मिलने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 मई को कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर सकते हैं, जिसके लिए अधिकारी तैयारी में जुटे हैं। अनुज गुप्ता, न्यूज़ 18 उन्नाव।